उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन हमेशा से ये रहा है कि उत्तर प्रदेश ही तय करता है। तो इस मायने में आपकी कही बात और ये जो फैक्टर है जिसमें कि ये आप देखिए 260 और 138 की जो सामना दिख रहा है, 2-1 में बंटवारा हुआ है और वो भी उस कीमत पर हुआ है जबकि बसपा 9.5-10% अपने वोट शेयर लूज कर रही है। लेकिन वो 10% लूज में से भाजपा कितना अपने पास ला रही है और क्यों वो बिखर के सपा के पास जाता हुआ दिख रहा है अभी तक तो फिलहाल। तो इस पर काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि 2024 आपके सामने है। इसको कैसे, इस तैयारी को कैसे, क्योंकि अब 2 साल हैं आपके पास। तैयारी तो देखिए आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की समझ और तैयारी इस विषय को लेकर के मैं जहां तक पाता हूँ वो नगड़ है। समझ के स्तर आप महत्वपूर्ण टिप्पणी है कर रहा हूँ। आपने देखा जब भी नैरेटिव की बात आती है दलित वोटों की तो लाभार्थी कहा जाता है, ठीक है। उसके बावजूद अगर उस वर्ग का उसकी वर्गीय चेतना को आप नहीं समझ पा रहे, उसकी वर्गीय चेतना को तुष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो दलितों के बारे में हो चाहे वो जाटों के बारे में हो जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने तक की हद तक चले गए मुजफ्फरनगर दंगों के अनुभव के बाद। देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को आप इस तरह की जो वर्गीय चेतना होती है ना, जो जिसके लिए सेल्फ आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक, उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप उनको संतुष्ट करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अमित शाह जी को बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि जाटों को बुला के उनके इलाके में 253 लोगों को बुलाकर ये सभा करने की, नहीं कि जो गलती हुई हम अगर हमको वोट नहीं दोगे तो दूसरे आ जाएंगे और जो आएंगे वो जिन्ना वाले होंगे, है ना। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद वो सारी सीटें हार रही है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। बिल्कुल दिख रहा है। पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रत्याशी को बीजेपी लेकर आई, छपरौली से चुनाव लड़ाया, वो भी हार रहे हैं और अच्छे खासे वोट से हार रहे हैं। ऐसी सीटों पर मतलब विपक्ष को वोट मिल रहा है जिस पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे जो नैरेटिव है बीजेपी उसको सिर्फ लाभार्थी और 9 साल पुराने नैरेटिव पे खेल रही है बीजेपी। आप समझिए, अगर आपको मुझे तुष्ट करना है और जबकि आप चुनाव 2022 में लड़ रहे हैं 2013 याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए नेगेटिव वोट लेने की एक सीमा होती है सर, और उस सीमा को बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि 9 वर्ष आगे आ गए। अच्छा नया काम करना। अच्छा हम लोग अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसकी रुहेलखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां आधा आधा का बंटवारा दिख रहा है। अब अगर आप इसको हटा दीजिए और चलिए अगर आप पूर्वांचल की तरफ, तो पूर्वांचल में भी आधे आधे का बंटवारा दिख रहा है। नहीं, पूर्वांचल में आधे आधे का बंटवारा नहीं बिल्कुल है। आप ओके तो अब ये कार्यक्रम फिर से लाइव है। आप सभी से आग्रह है, जो लोग भी बीच में सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो वो चाहे तो इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए पूर्वांचल की 124 सीटों में 74 पर बीजेपी और 45 पे सपा। 2-1 का बंटवारा है ना, ये आधे आधे का नहीं, 2-1 का बंटवारा है। कांग्रेस 0 है, बसपा 0 है, अन्य भी 0 है। तो ये इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में ये सेम स्थिति है। देखिए क्या अभी तक के रुझान के हिसाब से पश्चिम में जो एडवांटेज विपक्ष को माइनॉरिटी का है, ठीक है, पूरा आते आते वही एडवांटेज उन महत्वपूर्ण मिसलिनियस जातियों का हो जाता है जो रुझान में अपने जिसको बोलते हैं नैरेटिव में वो समाजवादी रखते रही है। बिहार की जमीन से काफी मतलब प्रभावित इलाका आपको मिलेगा पूर्वांचल, जब हम जितना डीप चले जाएंगे पूर्वांचल में, ठीक है। वो बेसिकली यहाँ पूर्वांचल के गांव और जो पूर्वांचल के कस्बे हैं वो बेसिकली जातीय बीहड़ टोले हैं। अगर आप जाके देखेंगे पूरा मीडिया भी जब किसी के मुंह में माइक डाल के पूछता है तो उसका मूल मतलब ये होता है कि कौन सी जात हो जिसके हिसाब से तुम वोट दो। नैरेटिव के स्तर पे ये समाजवाद की जमीन पे, आप समझ, इसको आप हिंदुत्व की चाशनी में लपेटने के लिए ये हर बार नहीं हो सकता। 1 चुनाव 2 चुनाव 3 चुनाव हुआ, इसके बाद फिर उनको लगना चाहिए कि नहीं भैया हमें रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से मिल रहा है। कैसे करेगी बीजेपी ये 2024 के लिए? 2024 के लिए कैसे करेगी? देखिए लोकसभा बिल्कुल अलग मुद्दा होता है। हिंदू चाशनी का मतलब हिंदुत्व की चाशनी, हिंदू की चाशनी, हिंदुत्व की चाशनी। हिंदुत्व की चाशनी का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है, पश्चिम में हिंदुत्व पे खतरा है, ये थ्रेट परसेप्शन एकदम वास्तविक है, ठीक, क्योंकि डेमोग्राफिक फैक्टर वैसे। पूरब में जब किसी आप गांव में जाएं और लोगों को समझाएं कि हिंदुत्व क्यों जरूरी है, ठीक है, तो
उसको समझ में डायरेक्टली नहीं आता, क्योंकि यहाँ डेमोग्राफी वैसी नहीं है, दंगों का उस तरह से इतिहास नहीं है, उस तरह से गुंडई नहीं रही है, यहाँ जातीय गुंडई है। आप बात समझ रही हैं? यहाँ माइनॉरिटी का झंडा लिया हुआ आदमी गुंडई नहीं करता है, जातीय गुंडई होती है। तो उसको समझाना पड़ता है कि हिंदुत्व क्यों जरूरी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा उसको आपको सजावट करनी पड़ती है, कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है, तो इसी को मैंने बोला। अंधे नहीं है, बात यह है कि सामाजिक अनुभव जो है ना वो फर्स्ट क्लास टीचर होता है। आपने जो भी अभी तक पूरी बातचीत में देखा कि आपने जो जाति समीकरण की बात की, लाभार्थी में भी आपने कहा कि ये टूट सकता है, भाई ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्या नहीं आपके जैसे या जो पैनलिस्ट हैं या जो बड़े बड़े राजनेता हैं या जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जिनको लगता है कि मैं ही बुद्धिजीवी हूँ, वो ये समझ नहीं पा रहे कि जो एंड लेवल पर बैठी हुई जनता है वो भी कहीं ये देख पा रही कि राष्ट्र भी एक मुद्दा होता है, क्योंकि सरकारें तो हर सरकार आती है, कोई ना कोई योजना चलाती है, पैसा समाजवादी पार्टी ने भी बहुत बांटा था, इनसे बेहतर तरीके से बांटा तक है, और वो तो मतलब अंधा बांटे रेवड़ी चीन की पहचान वाला उनका सिस्टम था, तो इस हिसाब से तो उनको जीतना चाहिए था। वो जितना जाति फैक्टर पे काम करते थे उतना भाजपा कभी नहीं कर सकती। 17 तोड़ी 35 तोड़ी, उसके बाद कहीं बाइनेम आ जाती। तो आप कहीं भी ऐसा आपत्ति आपने कहा कि वो जितने जातीय फैक्टर पे काम करते थे उतना भाजपा कभी नहीं कर सकती। भाजपा बेहतर जातीय प्रबंधन करती है, पहली बात है, भाजपा के पास एक एडवांटेज। पूरा सवाल दो पार्ट में जवाब दीजिएगा। तो क्या जो सोकॉल्ड बुद्धिजीवी है वो ये चीज समझने में गलती कर रहे हैं कि जो एंड लेवल का व्यक्ति है, जिसके हाथ में कुछ नहीं, जिसके सर पे छत नहीं, वो भी इस चीज को समझ रहा है कि भारत किन हाथों में सुरक्षित है और किस तरह की विचारधारा से सुरक्षित है। आपका जो प्रश्न है, देखिए कि ये बात वही आती है कि राष्ट्रवाद का जो प्रसार है, जो वैचारिकता है, ठीक है, वो समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है, काफी हद तक पहुंच गई, इसलिए आपको 44% के आसपास वोट आज भी है। तो इसका मतलब काफी हद तक सहमत है कि लाभार्थी वाला फैक्टर इतना बड़ा नहीं, अगर छूटेगा, देखिए राष्ट्रवाद कोई हिंदुत्व की चाशनी नहीं है। तो अगर आपने सवाल पूरा किया है, जवाब पूरा सुनिए। हाँ, बोलिए। 44% वोट इसलिए भी है, दूसरे हद तक आपको दूसरी बात आपने बोला कि जातीयता भाजपा उठा नहीं सकती, भाजपा के पास जातीय रिप्रेजेंटेशन के लिए ना बेहतर मॉडल है, बेहतर तरीका है। उसका कारण ये है कि भाजपा को 70-80 टिकट माइनॉरिटीज को नहीं देने पड़ते, तो हिंदुओं की दूसरी जाति को वो दे देती है, ठीक है। भाजपा का जातीय प्रबंधन, ये बात समझिए, अगर जातिगत समीकरण पर बात आती है तो विपक्ष से कभी भी बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके पास ऑफर करने के लिए ज्यादा है। विपक्ष के पास मजबूरी है ना 70-80 सीटें देनी है उसको माइनॉरिटी को 403 में से, भाजपा के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पूरे भाजपा गठबंधन से एक व्यक्ति, और मेरे ख्याल से रामपुर की स्वार सीट पर बिल्कुल हैदर अली खान जी सिर्फ बोल रहे हैं अपना दल से, अपना दल जी, पूरे भाजपा गठबंधन की बात, पूरे गठबंधन, तो बाकी सारी सीटें भाजपा के लिए बचती है ना कि बेहतर तरीके से जातीय समावेश कर सके। मतलब तो भाजपा इन दोनों फैक्टर्स में बेहतर है। जो कमजोरी की बात कर रहे हैं वो क्या है, हम 44 देख रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2019 की तुलना में हम 51 से 44 आए हैं, 17 की तुलना में बढ़े हैं, 7% घटे हैं। तो कहाँ घटे हैं उस पर बात हो रही थी कि नैरेटिव कंट्रोल करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। आधा जो आपने जवाब दिया था उस पे आ रहा हूं। 3 पार्ट में सवाल था, 3 पार्ट में आपसे जवाब दिया। आप जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जाति प्रबंधन ज्यादा अच्छा करती है और दूसरी पार्टियों ने क्योंकि अदर वर्ग को उनको ज्यादा सीटें देनी पड़ती है, इसलिए भाजपा हिंदुत्व में ही, हिंदू कम्युनिटी में ही और लोगों को सीट देती है, तो इसका मतलब बाकी पार्टियां जिस दिन अदर हिंदू कम्युनिटीज को, माइनॉरिटीज को छोड़ के सीट देंगी तो वो क्या ज्यादा पनप जाएंगी या ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन करेंगे, ऐसा मानना या राष्ट्रवाद पीछे होगा? आज के चुनाव में कुछ आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि आपकी बात से एक इशारा मिल रहा है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर मेरठ बेल्ट में जहाँ 40% से ज्यादा माइनॉरिटी आबादी है, गठबंधन ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और वहां पर बहुत बेहतर कर रहा है गठबंधन। बिल्कुल, तो समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं ये भविष्य हो सकता है। अच्छा वरुण जी, मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को 80-20 का चुनाव कहा था। वो 80-20 वाले में अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो उस 80-20 के आंकड़े का अब जमीन पर क्या दिख रहा है, कितने का रहा ये चुनाव? 80-20 का तो तब भी नहीं था जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अभी ये 60-40 का चुनाव, अब ये 60-40 अभी भी 60-40 का चुनाव है, ठीक है।
तब हो सकता है कि 70 नहीं, समझ आप भी रहे हैं कि 80 और 20 से तात्पर्य क्या था? मतलब तो ये जो 20 घटा है, उस 20 में 80-20 से जोड़ना तात्पर्य था, तो ये 20 घटाव कहाँ हुआ और सपा के साथ 20 का बढ़त? सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है चुनाव को अभी तक देखने में, जितने रिजल्ट अगर यही स्टैब्लिश हो जाते हैं, कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को करीब करीब 8% अतिरिक्त मत मिल रहे हैं 2017 की तुलना में। बिल्कुल मिल रहा है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3% मिल रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस और बसपा दोनों मिला के लगभग इतना ही लूज कर रहे हैं। बंटवारा देख लीजिए, 2-1 में बंटवारा हुआ है। समझ में आती है ये बात मोटे तौर पर। अगर एकदम ऊपरी बात करें तो एनालिसिस की बात है, वो तो बैठ के एक सीट का जोड़ा जाएगा, लेकिन 13-14% का जो अन्य का वोट था, मतलब दूसरे थे, ठीक है, वो 2-1 में बट रहे हैं, वो दिख भी रहा है। तो आपके हिसाब से 80-20 का आपके विपक्ष की तरफ चला गया, दो आपकी तरफ आता तो आप 350 होते, और 2 आपके विपक्ष की तरफ चला गया, 2-1 में बटा। तो आप 80-20 को 60-40 फिलहाल कह रहे हैं। अच्छा, सामाजिक आधार पे भाजपा 40-60। अच्छा, फिगर देखिए लगातार बदल रहा है, कभी 260, एक दफा 259 भी 270 के बीच में ही है पिछले 1.5 घंटे से। तो अब देखते हैं इसमें कितना चेंज होता है। अच्छा रंजय जी, अब जबकि 5 साल के लिए फिर सरकार आ रही है, योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, अगला 5 साल कैसे देखते हैं? योगी जी का अगला 5 साल और उत्तर प्रदेश का अगला 5 साल। देखिए, जो जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि हम चुनावी चीजों से हमारा सारा एनालिसिस अलग रहता है, तो ज्यादातर रोजगार और अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट इस पे ज्यादा काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट का जो स्वरूप है वो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ना, वो हर व्यक्ति को छू के जाता है। हर व्यक्ति उस डेवलपमेंट का फायदा भी उठाता है और हर व्यक्ति को उस डेवलपमेंट को दिखता है। तो डेवलपमेंट तो नहीं छोड़ना है, डेवलपमेंट तो करना है, और जैसा भाजपा का रिकॉर्ड रहा है वो कुछ भी रहता है, तो डेवलपमेंट के मुद्दे को तो नहीं छोड़ती है। दूसरा, जो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम पे इस पूरे चीज को अगर चुनावी फायदे में भी कन्वर्ट करना है, तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्टेट का होना चाहिए ना, वो जरूरी है। जैसे कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो जो भी डेवलपमेंट दिखेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखेगा, वो वेस्ट में गाजियाबाद, नोएडा, उसके आसपास। कानपुर एक अजीब सा इंडस्ट्रियल शहर है, जीता भी है, मरा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे यूनिट्स, अच्छे इंडस्ट्रीज, एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ा सिस्टम हर 150 किलोमीटर के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। एक क्लस्टर टाइप का डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कानपुर हुआ तो लखनऊ में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, थोड़ी दूर पे जाए तो रायबरेली में भी होना चाहिए, अयोध्या में भी होना चाहिए, गोरखपुर में भी होना चाहिए, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, बनारस में भी होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब उस एरिया में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो पलायन भी रुकता है, लोग भी वहीं पे रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में आता है कि हाँ, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो ये हमको असर कर रहा है। वो भी आप वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा वरुण भाई ने बताया कि भाजपा नैरेटिव के मामले में कमजोर रहती है, तो ये डेवलपमेंट का भी एक नैरेटिव जो है वो बहुत जरूरी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए।